Hello everyone, welcome to ChemUp Academy. So in today's lecture we shall be moving on forward and this is your lecture number 5 for the ongoing series of thermodynamics. So you can write down the name of the unit as lecture number 5. Okay, one more thing is for consideration is that we have in the yesterday's lecture I wrote it by mistake lecture number 3. Therefore, though it was lecture number 4, so you can make a correction of it. Whereas while uploading it on the YouTube, we have mentioned it properly, part number 4. Therefore, there won't be any confusion. Okay. So another thing is that the topic that we shall be covering is we were talking about the enthalpy. So when we were talking about the enthalpies, there was certain situation मतलब ऐसा समय भी आएगा जब आपको इंथैल्पी कैलकुलेट करनी पड़ेगी. सो इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द इंथैल्पी व्हाट यू कैन डू इज लाइक आप क्या कर सकते हो या फिर आप कैसे इंथैल्पी कैलकुलेट करोगे. हमें एक पर्टिकुलर चीज़ की तो इंथैल्पी कैलकुलेट नहीं करनी होती. इंथैल्पी क्या होती है? एक पर्टिकुलर कह सकते हो कि वो एनर्जी जब हम कांस्टेंट प्रेशर लेकर बात करते हैं. तो जब हम इंथैल्पी की बात कर रहे होते हैं तो आपको रिएक्शंस की इंथैल्पी निकालनी पड़ेगी. अब रिएक्शंस तो बहुत टाइप की होती है. केमिस्ट्री के अंदर हमारे पास बहुत टाइप ऑफ रिएक्शंस होती है. तो आज जो हम बात करने वाले हैं दैट शैल बी इंथैल्पी ऑफ केमिकल रिएक्शंस, जिसमें सबसे पहला जो आपका आता है वो है कंबशन के लिए. अब जो आप सबसे पहली चीज पढ़ते हो वो है कंबशन. कंबशन का मतलब होता है आपने कोई भी सब्सटेंस लेना है. हमेशा आप याद रखना, whenever we shall be talking about the enthalpy we shall always be talking about the standard enthalpy as well. अब क्योंकि स्टैंडर्ड इंथैल्पी है तो आप हमेशा बात करोगे किसकी? 1 मोल ऑफ सब्सटेंस की. तो अगर हम बात करते हैं 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, तो 1 मोल ऑफ सब्सटेंस को बर्न करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. कंबशन का मतलब यही तो हुआ कि आपके पास 1 मोल ऑफ कोई भी सब्सटेंस है और नहीं, कंबशन का मतलब होता है किसी भी सब्सटेंस को इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन अगर आप बर्न करते हो तो दैट रेफर्स टू कंबशन. ये थोड़ा डिफरेंट रहता है इग्निशन से, फायरिंग से, दो सॉर्ट ऑफ थिंग्स है. ये थोड़ा डिफरेंट रहता है बिकॉज दैट रिक्वायर्स लॉट ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है. तो कंबशन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस is burned in presence of oxygen. और उस दौरान जो हीट एनर्जी हमें लगी या फिर जो हीट एनर्जी रिलीज हुई उसी को हम बोल देते हैं क्या? इंथैल्पी. और वो हो जाती है आपकी क्या? स्टैंडर्ड इंथैल्पी फॉर कंबशन, जिसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हो डेल्टा सी नॉट एच. यहाँ पर सी जो है वो आपका होता है कंबशन के लिए और एच आपका है किस चीज़ के लिए? इंथैल्पी के लिए. सो दीज आर द बेसिक टर्म्स दैट वन शुड नो. So we can write enthalpy of chemical change is nothing but when 1 mole of substance is burnt in presence of oxygen, there is the change in the heat. So that change in heat is called enthalpy of combustion. अब इंथैल्पी ऑफ कंबशन में अगर कोई भी सब्सटेंस हम बर्न करना चाहते हैं तो उसका मेजर एग्जांपल जो हम देख कर ले सकते हैं दैट इज योर बर्निंग ऑफ ब्यूटेन या फिर आप कह लो कंबशन ऑफ ब्यूटेन. ब्यूटेन वो गैस होती है जो आपके सिलेंडर्स में आती है. लाइक ब्यूटेन और प्रोपेन का मिक्सचर है जो आपके सिलेंडर्स में आता है. लाइक घर में जो सिलेंडर्स होते हैं वहां पर आता है. यूजुअली अब तो गैस पाइपलाइन आने लगी है बट जो सिलेंडर्स होते हैं उनके अंदर आपके ब्यूटेन और प्रोपेन का ही मिक्सचर होता है. नाउ क्योंकि हम ब्यूटेन की बात कर रहे हैं और ब्यूटेन के बारे में इट इज एन सॉर्ट ऑफ एम, तो हमें फॉर्मूला 10th क्लास से पता है क्या? C4H10 को कंबस्ट करना है तो मतलब ऑक्सीजन तो लगेगा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में. और जब भी आप इसको कंबस्ट करते हो तो आपको जो चीज़ें रिलीज होती हैं दैट इज नथिंग बट दिस, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर. अगर इस पर्टिकुलर इक्वेशन को बैलेंस करके लिख दिया जाए तो आई कैन राइट दिस बैलेंस्ड इक्वेशन एज योर
and this shall be your phi. This is how we can write this balanced equation. अब यहाँ पर देखो हमें इंथैल्पी निकालनी थी. Since we were calculating enthalpy, therefore जो हमारे पास चीजें निकल के आई वो हम ध्यान रखेंगे. सबसे पहला हमें 1 मोल ऑफ सब्सटेंस को ही बर्न करना है. आप प्रोडक्ट साइड पर नहीं देख सकते कि आपके प्रोडक्ट में कितने 1 मोल बन गए कि नहीं. Since you are burning 1 mole of a substance, therefore it becomes necessary कि आप 1 मोल को ही बर्न करोगे. तो यहाँ पर जो डेल्टा H का चेंज आया है that is this is what they are saying. क्योंकि आपके डेल्टा H में the energy that they have released is sort of negative. This has a negative charge. मतलब जब आपने कंबस्ट किया इसको, आपने इसको बर्न करने की कोशिश करी तो कितना एनर्जी का चेंज आया, इतनी एनर्जी का चेंज आया. दिस नेगेटिव साइन इज शोइंग कि क्या हो रहा है, हीट एनर्जी इवॉल्व हो रही है. तो दिस सॉर्ट ऑफ रिएक्शन बिकम्स योर एक्सोथर्मिक. पर यहाँ पर हमें मेन फोकस किस पर करना है, कंबशन पर. और कंबशन पर फोकस करते 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 हमें क्या पता चला, वी हैव कम टू अ पॉइंट कि जब आप कंबशन कर रहे होते हो आप करते हो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में और आप लेते हो हमेशा 1 मोल. ठीक है, इसी को बोला जाता है कंबशन. सिमिलरली आप कंबशन कर सकते हो अपने ग्लूकोज का भी. ग्लूकोज का कंबशन करने पर भी आपको CO2 और H2O ही मिलेगा. याद रखना यहाँ पर रहना चाहिए 1 और बाकी सब चीजों को आप कर दो बैलेंस. कार्बन के 6 हैं तो कार्बन के 6 यहाँ पर भी रहेंगे. ऑक्सीजन के आप बैलेंस करो 6 2 12 एंड हाइड्रोजन 12 है यहाँ, तो यहाँ कर दो. 12 + 6 becomes 18. 6 इधर आ गए और 18 6 कर दो इसको. 6 12 और 6 8. सो दिस इज हाउ यू विल बी मेकिंग द इक्वेशन. और इसी इक्वेशन को, क्योंकि ये अगेन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न कर रहा है, तो इसी इक्वेशन को हम क्या कह देते हैं, कंबशन ऑफ ग्लूकोज. और इसी की रिप्रेजेंटेशन आप किससे करोगे, आप बनाओगे एक अच्छा सा डेल्टा, फिर यहाँ पर लिखोगे कंबशन, यहाँ पर नॉट का साइन और यहाँ पर H. ठीक है, लाइक दिस इज योर कंबशन. पहली रिएक्शन हमने पढ़ी, इंथैल्पी हम रिएक्शंस की पढ़ रहे हैं जहाँ पर हमारे पास रिएक्टेंट्स होते हैं, हमारे पास प्रोडक्ट्स होते हैं. रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं तो देयर इज सर्टेन सॉर्ट ऑफ चेंज इन द अमाउंट ऑफ हीट दैट इज इवॉल्व्ड और दैट इज एब्जॉर्ब्ड. इवॉल्व मतलब बाहर निकली है, एब्जॉर्ब मतलब हमने कंज्यूम करी है. अब क्योंकि इतने चेंजेस आ रहे हैं हीट के अंदर, तो हो सकता है ना कि इंथैल्पी में भी चेंज आए. इंटरनल एनर्जी की बात हम ऑलरेडी कर चुके थे, बात बची थी हमारे इंथैल्पी की. इंथैल्पी की जब बात करें तो पहले आया हमारा कंबशन. कंबशन के बाद जो दूसरा टॉपिक दैट कम्स टू अस, कंबशन से रिलेटेड वैसे देयर इज अ क्वेश्चन इन योर दिस पर्टिकुलर थिंग ऑफ book. So I was thinking that I shall be bringing that question in your, I would say, practice session for the questions only. Okay, then we have another thing, another round. Another round says, that means the second point says, enthalpy for atomization. इंथैल्पी फॉर एटमाइजेशन का मतलब क्या हुआ, आपने रिएक्शन कर करके आपने बनाए थे मॉलिक्यूल्स. अब क्या है, उन मॉलिक्यूल्स को तोड़ दो. तोड़ के कैसे, देखो आपके पास कोई भी हाइड्रोजन है, आपने इस हाइड्रोजन को तोड़ दिया और आपने बना दिया 2H. सिमिलरली आपके पास क्लोरीन है, आपने इस क्लोरीन को तोड़ दिया और आपने बना दिया 2CF. सिमिलरली आपके पास CH4 है, इस CH4 को आपने तोड़ दिया और आपने बना दिया 4H. मतलब आपको क्या करना है, जितने भी आपके मॉलिक्यूल्स हैं 1 मोल, हमेशा मॉलिक्यूल रहेंगे आपके 1 मोल. जितने भी आपके मॉलिक्यूल्स हैं आपने उनको तोड़ना है और उनके कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स में उनको कन्वर्ट करना है. तो इस दौरान जब आप 1 मोल ऑफ सब्सटेंस को उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स में कन्वर्ट कर रहे हो, तो इसी पर्टिकुलर दौरान जो भी एनर्जी चेंज आता है दैट रेफर्स टू योर इंथैल्पी फॉर एटमाइजेशन. और यहाँ पर आप इसकी रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो, A represents for atomization and standard enthalpy because we are always considering 1 mole. तो ये बनी आपकी एटमाइजेशन की एनर्जी. यहीं से क्या आपको नहीं लग रहा, अगर मैं बात करूं यहीं से एक पर्टिकुलर चीज की, हाँ
यहाँ अगर मैं लिख देती हूँ, यहाँ अगर मुझे दिख रहा है कि मेरे पास एक हाइड्रोजन था, उस हाइड्रोजन को मैंने 2H में तोड़ दिया, मतलब अगर मेरे पास ऐसे हाइड्रोजन था, अब मेरे पास खाली एक हाइड्रोजन रह गया। दिस इज व्हाट हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज रिप्रेजेंटेड एज। दोनों के बीच में एक सिंगल बॉन्ड तो रहता है। सिंस देयर इज अ बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, तो आपको नहीं लग रहा कि यहाँ पर हमने बॉन्ड तोड़ा। अब क्योंकि हमने बॉन्ड तोड़ दिया और बॉन्ड तोड़ने के बाद हम एटम्स निकाल रहे हैं, भले जितने मर्जी एटम्स निकल रहे हो हमारे, बॉन्ड तो टूटा ना। तो यहीं से हमारे पास एक आती है क्या, बॉन्ड एनर्जी या फिर बॉन्ड इंथैल्पी। अब ये बॉन्ड इंथैल्पी का मतलब क्या हुआ, हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड शेयर कर रहे थे, बॉन्ड शेयर कर रहे थे टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल। अब उसी मॉलिक्यूल को तोड़ दिया हमने और उसको एटम में कन्वर्ट कर दिया। तो आप तो बोल रहे थे कि एटमाइजेशन एनर्जी, जी बिल्कुल, ये एटमाइजेशन एनर्जी यहाँ पर इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के बराबर रहेगी। मतलब क्या हुआ, अगर मैंने हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में, ये एक बॉन्ड है, यहाँ एक हाइड्रोजन यहाँ एक हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में अगर कोई बॉन्ड था, यहाँ का हाइड्रोजन यहाँ के हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्ड बना के बैठा हुआ था, अगर मुझे इस हाइड्रोजन को यहाँ के हाइड्रोजन से अलग करना है तो व्हाट कैन आई डू, आई विल जस्ट ब्रेक दिस बॉन्ड। बॉन्ड तोड़ने के साथ ही यहाँ का हाइड्रोजन अलग हो गया, यहाँ का हाइड्रोजन अलग हो गया। सिमिलर इज द केस, मैंने क्या किया, बॉन्ड को डिसोसिएट किया। इसको बोला जाता है क्या, अगर आप इसको बोलोगे तो यू विल कॉल इट बॉन्ड डिसोसिएशन। इसको बोलते हैं क्या, बॉन्ड डिसोसिएशन। अब बॉन्ड तोड़ने की जितनी भी एनर्जी आपको लगी, बॉन्ड तोड़ने में जितनी भी एनर्जी आपको लगी, उसी को बोल देते हैं हम बॉन्ड इंथैल्पी। अब क्या होगा, ये तो कोई डायटोमिक मॉलिक्यूल्स थे आपके पास, डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के लिए आप इजीली बॉन्ड तोड़ पाओगे, दैट इज द फाइन थिंग, हमें समझ में आ गया। बट हाउ अबाउट आपके पास कुछ ऐसे सिनेरियोज आ जाए जहां पर आपके पास कोई सिस्टम ही अलग हो, जैसे कि अगर हम बात कर ले CH4 मॉलिक्यूल की। अगर मेरे पास CH4 का मॉलिक्यूल है तो मैंने तोड़ा इसको CH3 और एक H अलग तोड़ दिया। देखो, CH4 का जो मॉलिक्यूल होता है, हम पढ़ के आए हैं कि ये एक टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल है, और टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल होने के नाते इसकी जितनी भी बॉन्ड लेंथ है वो सारी सेम है, बॉन्ड एनर्जी सबकी सेम है। ये पढ़ के आए हैं हम अपनी प्रीवियस लेक्चर्स में, केमिकल बॉन्डिंग, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में, सब में पढ़ के आए, ठीक है। अब क्योंकि सारी लेंथ सेम है, ये वाला बॉन्ड सेम, ये वाला बॉन्ड सेम, ये बॉन्ड सेम, ये बॉन्ड सेम। अब पहले मैंने क्या किया, मैंने पहले इसको तोड़ा फर्स्ट नंबर पर, तोड़ने के बाद अब मेरे पास आता है, अब मुझे दूसरा बॉन्ड तोड़ना है, दूसरा बॉन्ड तोड़ दिया, फिर आई विल बी ब्रेकिंग द थर्ड बॉन्ड एंड एट द एंड आई वुड बी गेटिंग दिस पर्टिकुलर थिंग। मतलब इंस्टेंसेस लगे, मुझे स्टेप्स लगे अपने कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड को तोड़ने में, और यहाँ पर मेरी जो एनर्जी थी दैट वाज स्पेसिफाइड, मतलब इंथैल्पी जो लगी मुझे दैट हैज़ बीन स्पेसिफाइड। तो अगर आप धीरे 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 बॉन्ड तोड़ रहे हो तो क्या करो, आप कौन से रूल का फॉलो कर सकते हो, ऐसे टाइम पर हम फॉलो करते हैं अपना हेस लॉ, जो क्या कहता है कि अगर आपकी रिएक्शन सेवरल स्टेप्स में हो रही है, हमने बॉन्ड ही तो तोड़ा ना, एक तरीके से देखा जाए, पहले ये तोड़ा, फिर ये तोड़ा, देन दिस एंड देन दिस, तो आ गए कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट C और H। ये एटम्स नहीं है, ये बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी है। तो यहाँ पर जितनी भी आपकी एनर्जी आती है वो आप हेस लॉ से कैलकुलेट करो, और इसी सॉर्ट ऑफ एनर्जी को, जितनी भी एंथैल्पी आई है, आप उसका ले सकते हो क्या, आप उसका ले सकते हो मीन, और ऐसे ही एनर्जी को बोल देते हैं क्या, मीन इंथैल्पी ऑफ, या फिर मीन बॉन्ड इंथैल्पी। तो बॉन्ड इंथैल्पी का मतलब होता है बॉन्ड को तोड़ देना। जब आपने बॉन्ड तोड़ा तो उस टाइम पे या तो आप डायटोमिक में तोड़ो, दोनों सिमिलर है निकल के अलग हो गए, या फिर आप क्या करो, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स को कंसिडर करो एंड यू ब्रेक देम डाउन। जैसे ही ब्रेक करोगे तो आप इस पर्टिकुलर चीज का ले लोगे एक तरीके से मीन। ये चार हैं जितनी भी एंथैल्पीज है, एंथैल्पी 1 2 3 4, एंड यू विल डिवाइडेड बाय 4। मीन ऐसे ही तो लेते हैं लाइक एन एवरेज। लेने के बाद उसके बाद आपको क्या करना है, इसी को बोल देना है क्या, मीन बॉन्ड एंथैल्पी। सो
एटमाइजेशन अगर हम पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल की बात करते हैं, और बॉन्ड इंथैल्पी अगर पॉलीएटॉमिक डायटोमिक की बात करते हैं, तो दोनों इंथैल्पीज इन केसेस में सेम रहती है। आपको नहीं लग रहा ये वाली इंथैल्पी इस वाली एंथैल्पी के सेम रहेगी? तो दैट इज द केस. You can take the screenshot if you want. Okay, and its representation is, you can represent it like delta bond H naught. क्योंकि आप हमेशा वन मोल को ही तोड़ोगे, ध्यान रखना आप हमेशा वन मोल को तोड़ते हो, वन मोल. ठीक है, ओके. Coming on to the next topic, we have next thing that we have over here is this is the fourth one. Okay, then we have enthalpy. इसको बोलते हैं लैटिस एंथैल्पी. अगर प्रीवियस लेक्चर अटेंड करके आए हो, प्रीवियस मतलब प्रीवियस यूनिट के लेक्चर्स अटेंड करके आए हो, तो आपको पता होगा ये जो लैटिस टर्म है हमने इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स में पढ़ा था. हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स में दिस लैटिस वर्ड. और इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स खुद को आयनिक कंपाउंड्स भी बुलवाना पसंद करते हैं. और आयनिक कंपाउंड्स का खुद मतलब होता है कि आप बेसिकली आयंस को जोड़ते हो सो दैट आप फॉर्म कर सको लैटिस, एक लैटिस फॉर्म कर सको. अब अगर मैं लैटिस की ही बात करूं तो आपका जो लैटिस होगा, दिस शेप इज नॉट गुड. आपका जो लैटिस होता है दैट इज यूजुअली लाइक दिस, जहां पर बीच में सेंटर पे आपका बैठ जाता है सोडियम, और आपके बचे हुए कॉर्नर्स पर आप विराजमान करा देते हो या फिर तशरीफ रख देते हो किसकी, अपने क्लोरीन की. तो यहाँ ऐसा कुछ सिस्टम होता है. अब क्या हुआ, मुझे अपना लैटिस एंथैल्पी के बारे में अगर जानना है, तो ये हम थोड़ा बहुत पहले भी पढ़ के आए थे. तो लैटिस एंथैल्पी का मतलब क्या हुआ कि अपने लैटिस में से अगर मैं अपने आयंस, मतलब जो कि उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स हैं, अगर मैं अपने लैटिस में से जो आयंस हैं उनको कर देती हूँ दूर, और उनको इतना दूर कर दिया जाए, इतना दूर कर दिया जाए कि वो अपनी गैशियस फॉर्म में एग्जिस्ट करे, तो दैट इज कॉल्ड लैटिस एंथैल्पी. अब दो कंफ्यूजन आते, एक होता है बॉन्ड डिसोसिएशन, एक होता है लैटिस. बॉन्ड डिसोसिएशन में भी तो आप तोड़ के अलग ही कर रहे थे ना, और लैटिस में भी यू आर जस्ट सेपरेटिंग देम. तो डिफरेंस क्या हुआ, बॉन्ड डिसोसिएशन में मतलब हुआ कि आपने बॉन्ड को तोड़ दिया, जो दोनों के बीच में बॉन्ड था या फिर जो दोनों के बीच में कह सकते हो रिश्ता था, वो आप तोड़वा दिया. अब यहाँ पर लैटिस एंथैल्पी में क्या होता है कि जो दोनों के बीच का रिश्ता है आप उनके बीच में ला रहे हो दूरियां. इतनी दूरियां ले आए, मतलब कि आप मॉलिक्यूल्स को, जो दो एटम्स हैं वो दोनों को इतना दूर ले गए, इतना दूर ले गए कि उनका जो इंटरैक्टिव फोर्सेस था एक दूसरे के प्रति, दैट हैज बीन डिटियोरेटेड, वो खराब हो गया और वो दोनों एक दूसरे से दूर हो गए. मतलब यहाँ पर आप इन्फिनाइट डिस्टेंस पर लेकर जा रहे हो और वहां पर आपने सीधा बॉन्ड तोड़ दिया. सो दैट इज द डिफरेंस दैट वन शुड कीप इन माइंड. तो यहाँ पर अगर हम लैटिस एंथैल्पी की बात करते हैं, तो लैटिस एंथैल्पी बेसिकली क्या होता है, लैटिस एंथैल्पी यूजुअली हम कैलकुलेट नहीं कर सकते डायरेक्टली. या तो आपको लिटरेचर वैल्यू गिवन हो तब आप कैलकुलेट कर पाओगे, या फिर क्या होता है कि यू कैन यूज अ सर्टेन सॉर्ट ऑफ साइकिल. अब ये साइकिल क्या भला है, साइकिल कुछ नहीं है. अगर इस साइकिल को मैं बोल दूं, इस साइकिल को मैं बोल दूं बॉन हेबर साइकिल, इस साइकिल से हम यूजुअली इस चीज को कैलकुलेट करते हैं. जैसे हम NaCl का एग्जांपल अगर हम ले लेते हैं, तो लेट मी जस्ट राइट द डेफिनेशन फॉर यू. लैटिस enthalpy for ionic compound is
दिस इज द डेफिनेशन. सो डेफिनेशन याद कर लेना, ये मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जाम में पूछ ली जाती है कि व्हाट इज लैटिस एंथैल्पी या फिर डिफाइन लैटिस एंथैल्पी के तौर पर. तो यू जस्ट नीड टू रिमेंबर दिस along with this particular thing. गैशियस स्टेट्स मेंशन करना मत भूल जाना, दैट इज इम्पोर्टेंट. तो अब आपको बताते हैं एंथैल्पी के बारे में. देखो, अब क्या होता है कि अगर मुझे NaCl के बारे में ही बात करनी है, NaCl के बारे में बात करनी है, जो कि बना किससे है, Na पॉजिटिव से बना है, Cl नेगेटिव से बना है. तो अगर मुझे सोडियम पॉजिटिव बनाना है तो मेरे पास तो सोडियम सॉलिड स्टेट में होता है, और सोडियम को सॉलिड स्टेट से मुझे लेकर जाना पड़ेगा सोडियम को गैशियस स्टेट में. जैसे ही सोडियम सॉलिड स्टेट से गैशियस स्टेट में गया तो यहाँ पर इंथैल्पी फॉर सब्लिमेशन आ जाएगी मेरी. आती है, ये हम ऑलरेडी पढ़ के आए. गैशियस स्टेट में आने के बाद अब मुझे सोडियम को कन्वर्ट करना है आयंस में, और आयंस में कन्वर्ट होता है वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करके. जैसे ही वो यहाँ कन्वर्ट हुआ तो यहाँ मेरी जो आयनाइजेशन एनर्जी है उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऐसे. कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, मेरा सोडियम हो गया, अब मेरे पास है क्लोरीन. Cl2 को अगर मुझे कन्वर्ट करना है तो मुझे तो सिर्फ एक ही चाहिए ना, तो मैं इतने सारे लेने के बजाय मैं एक ही ले लेती हूँ. क्लोरीन आ गया मेरे पास, और ये जो क्लोरीन का कन्वर्जन हुआ इसको हम बोलते हैं क्या, ये तो देखो मॉलिक्यूल था और हमने उसके रिस्पेक्टिव एटम्स में तोड़ दिया. तो आप इसको बोल सकते हो या तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बोल दो, या फिर आप बोल सकते हो एटमाइजेशन एंथैल्पी. आफ्टर दिस पर्टिकुलर थिंग, ये खत्म होने के बाद अब हमारे पास क्या आया, क्लोरीन आ गया. इस क्लोरीन गैशियस फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको नेगेटिव में. नेगेटिव में कन्वर्ट करने का मतलब होता है इसको एक इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा. जैसे ही इसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो यहाँ पर ये बन गया क्लोरीन चीक फॉर्म. अब ये क्लोरीन को हम बोल देते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और से रिप्रेजेंट करते हैं. ये वाली चीज और हमारी ये वाली चीज़, ये हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ के आ चुके हैं, तो अब आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी कि ये यूज़ कहाँ होती है. ठीक है, अब इतना सब करने के बाद अल्टीमेटली आपको क्या चाहिए, अल्टीमेटली आपको Na और Cl चाहिए थे, जो कि आपको मिल रहे हैं. दिस यू आर गेटिंग एंड दिस यू आर गेटिंग ऑन वन साइड, वेर एज you want NaCl. So on combination of these particular things you will be getting what you want. तो इस पर्टिकुलर चीज को, इस पर्टिकुलर साइकिल को बोला जाता है क्या, हेबर्स साइकिल, या फिर आप बोल सकते हो बॉर्न हेबर साइकिल. एक और चीज़ है, कुछ लोग 10th के ICSE बोर्ड्स वाले होंगे तो उनको यूजुअली अमोनिया के बारे में सिखाया जाता है, या फिर नाइट्रिक एसिड के बारे में एक पर्टिकुलर चैप्टर होता है उनकी पूरी बुक में. तो उस बुक के अंदर जो वो चैप्टर होता है यूजुअली वहाँ पर एक नाम होता है हेबर्स प्रोसेस. वो प्रोसेस के थ्रू आप अमोनिया को जनरेट कर सकते हो. वो एक पर्टिकुलर स्टेप होता है नाइट्रिक एसिड के जनरेशन में ही, मतलब नाइट्रिक एसिड के फॉर्मेशन में ही वो एक स्टेप होता है. सो यहाँ पर जो पर्टिकुलर चीज़ मैं बता रही हूँ, जो बॉर्न हेबर साइकिल है और जो वो बॉर्न प्रोसेस है, वो आप कंफ्यूज मत हो जाना, सो दैट आपको थर्मोडायनेमिक्स और नाइट्रिक एसिड के बीच में कंफ्यूजन ना हो. तो इस वजह से मैंने डिफाइन कर दिया कि दिस इज नोन एज योर हेबर्स प्रोसेस, बॉर्न हेबर साइकिल. ठीक है, तो यू कैन जस्ट टेक अ नोट ऑफ इट. Now another thing that we have is enthalpy of solution. अब हमारे पास आता है दूसरा टॉपिक जिसको हम नाम देते हैं क्या, इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन. इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन की अगर रिप्रेजेंटेशन देखोगे, यहाँ लिखोगे सॉल्व H and not. This is how we represent enthalpy of solution. अब ये कह रहे हैं enthalpy of solution तो ठीक है, पर ये होती क्या है, इसका मतलब है आपके पास कोई 1 मोल ऑफ सब्सटेंस है. 1 मोल ऑफ सब्सटेंस को अगर आप स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ चीज में डाल देते हो, पानी में डाल देते हो या कोई भी सॉल्वेंट में डाल देते हो, जब एनर्जी इंथैल्पी में चेंज आते हैं तो उसको बोला जाता है क्या, इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन. मतलब क्या हुआ, वी आर सेइंग दैट व्हेन
the enthalpy change when 1 mole of a substance is किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस को आपने सॉल्वेंट में डाल दिया, पर्टिकुलर सॉल्वेंट के अंदर डाल दिया, तो उस दौरान जो इंथैल्पी चेंज आया उसी को आप बोल देते हो इंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन। वेयर एज जब आप सॉल्वेंट को यूज कर रहे हो एज वाटर, तो यही एंथैल्पी आपकी बन जाती है हाइड्रोलिसिस। ये एंथैल्पी आपकी बन जाती है क्या? हाइड्रोलिसिस। कब? जब आपका सॉल्वेंट होता है वाटर। तो इस पर्टिकुलर प्रोसेस के दौरान जितने भी एनर्जी के चेंजेस आते हैं आप उनको बोल सकते हो इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। सपोजली वी कैन टेक एन एग्जांपल, जैसे कि वी हैव that let's take we have A एंड बी। ए बी कोई कंपाउंड है, आपने जैसे ही डाला तो वो क्या होता है, अपनी लैटिस छोड़कर वो कन्वर्ट हो जाता है आयंस के अंदर। अपनी लैटिस छोड़ दी उसने, कोई भी कंपाउंड था आयनिक, पानी के अंदर डालोगे तो हो जाएगा डिसोसिएट। अपनी लैटिस छोड़कर वो आयंस की फॉर्म में एग्जिस्ट करना शुरू कर देता है। अब क्योंकि आपने पानी लिया है तो सॉल्वोलिसिस भी हो रहा होगा, सॉल्वेशन भी हो रहा होगा, हाइड्रोलिसिस भी हो रहा होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप पानी के अंदर अपने सब्सटेंस को डालते हो तो वो अपनी लैटिस छोड़ देता है, क्योंकि जो उसके बीच में इंटरेक्शन था मैं किसी दिस इज ए एंड दिस इज बी, सपोजली दिस इज ए एंड दिस इज बी। अब ये दोनों मॉलिक्यूल साथ में लगे हुए हैं, जैसे ही हम लोग पानी में गए हम दोनों के बीच के इंटरेक्शन अभी भी उतने ही है, बट व्हेन आई सी कि बाहर लोग फ्रीली घूम पा रहे हैं, तो क्या आपको नहीं लगेगा कि हम दोनों अलग हो जाए सो दैट वी कैन ऑल्सो रोम फ्रीली? तो हम दोनों म्यूचुअली डिसाइड करते हैं कि तू अपने रास्ते चला जा, मैं अपने रास्ते चला जाता हूँ। अब क्या हुआ, ये दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। अपने अपने रास्ते जाने के बाद इनका बोल देते हैं कि इन्होंने अपनी लैटिस छोड़ दी एंड दे हैव स्टार्टेड टू एग्जिस्ट इन एन आयनिक फॉर्म। जब ये आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करना शुरू कर देते हैं तभी तभी बोला जाता है कि जब आप हीट करोगे, इसी दौरान आप कह सकते हो कि जो इंथैल्पी का चेंज आता है उसी को हम बोल देते हैं क्या? इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। जो इस दौरान इंथैल्पी का चेंज आता है उसी को बोल देते हैं इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। और यूजुअली जब हम इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन करा रहे होते हैं तो जो डेल्टा एच होता है उसको बोला जाता है पॉजिटिव। ये जो डेल्टा एच है इसको आप बोलोगे पॉजिटिव। पॉजिटिव बोलने से मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर एनर्जी आपको चाहिए, एनर्जी रिक्वायर्ड। अब एनर्जी ली है तो आप सोचो कि क्योंकि ये एनर्जी ले रहा है, एनर्जी लेने पर डिसोसिएशन इज बीइंग देयर। मतलब मैं पानी में चीनी डालती हूँ तो आयनाइजेशन हो गया, मतलब बॉन्ड डिसोसिएट हो गया, वो अपने आयंस में एग्जिस्ट कर रहा है। अगर क्या हो कि मैं एनर्जी को और बढ़ा दूं, मतलब मैं पानी को गर्म कर दूं, अभी तो पानी के पास जितनी एनर्जी थी उतना डिसोसिएशन हो गया। अगर क्या हो मैं पानी की एनर्जी को बढ़ा दूं, मतलब मैं पानी को एनर्जी दे दूं, अगर मैं पानी को एनर्जी दे देती हूँ तो विल इट नॉट बी पॉसिबल कि मैं और अमाउंट ऑफ शुगर उसके अंदर ही डिजोल्व कर पाऊँ? जब मैं और अमाउंट ऑफ शुगर डिजोल्व कर पाती हूँ तो इसी वजह से आप कहते हो कि जो टेम्परेचर अगर आप रेज कर देते हो तो सॉल्यूशन की एनर्जी जो है वो इंक्रीज हो जाती है, आप जो है सॉल्युबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। क्यों इंक्रीज हो जाती है? क्योंकि यहाँ पर जब आपने आयनाइजेशन कराया तो आपकी इंथैल्पी चेंज हुई जो पॉजिटिव थी, मतलब अगर आप उसे टेम्परेचर प्रोवाइड करोगे तो वो और ज़्यादा आयंस में उसको ब्रेक कर सकता है। इसी वजह से टेम्परेचर प्रोवाइड करने पर चीज़ें और अच्छे से डिसॉल्व हो जाती हैं कुछ कुछ सॉल्वेंट्स के अंदर। ये कहानी थी सॉल्यूशन की। वहीं अगर मैं बात करूं कि फ्लोराइड्स जो हैं, क्लोराइड से ज़्यादा सॉल्यूबल नहीं है।
क्लोराइड का साइज कैसा होता है, छोटा होता है। कोई छोटा बंदा अपने दूसरे छोटे बंदे को कहेगा कि तू मुझसे दूर चला जा, दोनों की न्यूक्लियस तो कितना करीब है ना, रिश्ता कितना मजबूत है, वो नहीं तोड़ेंगे। वेरास क्लोरीन का साइज होता है बड़ा। तो क्लोरीन क्या कहता है, क्लोरीन सेज दैट इफ वी आर बिगर इन साइज देयरफॉर वी कैन जस्ट रोम फ्रीली इन फॉर्म ऑफ द आयंस। तो क्लोरीन और फ्लोरीन में अगर देखा जाए तो सॉल्युबिलिटी ऑफ कन्वर्टिंग इनटू आयंस किसकी ज्यादा मानी जाती है, दैट इज फॉर क्लोरीन एज कंपेयर टू द फ्लोरीन्स रिस्पेक्टिव टू देयर साइजेस। सिमिलरली यहीं से एक टॉपिक आता है, क्या आपके लिए टॉपिक आता है, इंथैल्पी फॉर डाइल्यूशन। इंथैल्पी फॉर डाइल्यूशन का मतलब होता है आपने 1 मोल ऑफ सब्सटेंस तो लिया, पर जब आप 1 मोल ऑफ सब्सटेंस ले रहे थे तो स्पेसिफाइड अमाउंट में डाल दो स्पेसिफाइड अमाउंट। यहाँ हमने एक साथ डाल दिया। अगर क्या हो कि मैंने कोई एक सब्सटेंस लिया और मैंने उसको सपोजिटली 1 इक्विवेलेंट वाटर में डाल दिया, तो A.1 EQ बना। सिमिलरली मैंने A.1 EQ के अंदर मैंने 5 एक्वस इक्विवेलेंट डाल दिए, तो क्या होगा, एक्वस मतलब वाटर अगेन, तो क्या होगा A.1 EQ and this was 5, that becomes 6. Then we have A.6 EQ और इसको अगर मैं डाल दूँ 20 इक्विवेलेंट एक्वस में, so it will become A.26 aqueous EQ। मतलब अगर मैंने स्मॉल अमाउंट में डाला तो मेरे पास एनर्जी चेंज कुछ था, वेयर एज अगर मैंने अमाउंट ऑफ वाटर बढ़ाना शुरू करा तो धीरे धीरे क्या हुआ, अगर यहाँ पर 50 है, यहाँ पहुंच गया 70 और यहाँ पहुंचा सिर्फ 71। व्हाट इज दिस डिफरेंस, ये डिफरेंस आया क्यों? इस चीज का पता लगाने के लिए हमारे पास क्या है, एक पर्टिकुलर चीज है, क्या कहती है, आपने जब 1 इक्विवेलेंट में डाला तो चेंज आया 50 का, आपने जब 5 इक्विवेलेंट और डाल दिए तो 70 का चेंज आ गया। अब आपने 20 इक्विवेलेंट और डाले तो आप में तो चेंज सिर्फ 71 का आया। ऐसा इसलिए हुआ कि जैसे जैसे आप उसके अंदर वैल्यू एडिशन कर रहे हो सॉल्वेंट की, मतलब आप उसको पर्टिकुलरली कह सकते हो डाइल्यूट कर रहे हो। सपोजिटली डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है, आपके पास सब्जी है, सब्जी के अंदर बहुत सारा नमक डल गया, उस नमक को बैलेंस करने के लिए यू विल ऐड ऑन वाटर, इसी चीज को बोला जाता है डाइल्यूशन। और एग्जांपल ले लेते हैं, आपने चाय बनाई, चाय के अंदर चीनी ज्यादा डल गई, चीनी को बैलेंस करने के लिए यू विल पोर मोर अमाउंट ऑफ मिल्क, तो इसी को बोल देते हैं डाइल्यूशन। सिमिलरली मेरे पास कोई एक सब्सटेंस था और उसके अंदर आई वाज कंटिन्यूअसली एडिंग वाटर स्टेप वाइज में, तो जब मैंने देखा जैसे जैसे मैं अमाउंट ऑफ वैल्यू बढ़ा रही हूँ पानी की, वैसे वैसे मेरा जो एच है, मतलब इंथैल्पी चेंज है, दैट वाज बीइंग बैलेंस्ड, वो धीरे धीरे क्या हो रहा था, अपनी एक लिमिटिंग साइट पर पहुंच रहा था, मतलब एक लिमिटिंग वैल्यू मिल रही थी मुझे इंथैल्पी के लिए। तो यहाँ पर जैसे ही लिमिटिंग वैल्यू आनी शुरू हो जाए, इसी पर्टिकुलर चीज को बोला जाता है क्या, इंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन। और यहीं से हमारी सारी रिएक्शंस हो जाती हैं खत्म। और अगर आपको इनसे रिलेटेड कोई भी डाउट हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टिल देन स्टे ब्लेस्ड एंड कीप वॉचिंग।